क्लास 12th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लीजिए आज मैं आपको हिंदी का जो पेपर आपको आने वाला है 7 मार्च के लिए, उसके लिए आप सब जानते हैं मैं लगातार तैयारी कराता हूं और 6 तरह के आपको सैंपल पेपर दूंगा। आपका पूरे का पूरा गारंटी, मेरी हिंदी का पेपर की पूरी गारंटी है, ठीक है, कि पूरे की पूरी चीजें आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। व्याकरण से लगाकर सब कुछ। देखो, सेट सी, ये सेट ए मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, सेट डी आएगा, ये सेट ई आएगी, यहां पर सेट एफ आएगा। ये 6 तरह के यदि आप मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन पेपर को कर लोगे ना, तो हिंदी का पेपर आपका 100% श्योर 80 के 80 नंबर आपको दिलाने में कामगार साबित होगा। ठीक है भैया, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट से मैंने तैयार किया है। एक बार आप ये ना इन चीजों को समझो, देखो, अपने आप आपको अनुभव होगा कि नहीं यार, ये तो बहुत खास खास चीजें हैं और इनमें से आने के पूरे पूरे चांस भी है। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पर कवि जो है, कवि किसका भार लिए फिरता है? देखिए, कवि जो है जग जीवन का भार लिए फिरता है, ठीक है। अच्छा, कवि जगजीवन का भार लिए फिरता है, ये कौन सा है? जो आत्म परिचय है ना, आत्म परिचय, आत्म परिचय किसकी रचना है? बच्चन साहब की है। बच्चन कौन है? अमिताभ बच्चन है क्या? नहीं, अमिताभ बच्चन का दाई जी, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की रचना है, ध्यान रखना है। तो उसके अनुसार कवि क्या है? जगजीवन का भार लिए फिरता है। अच्छा, लेखक आनंद यादव अपनी माँ को लेके गया, तो लेखक आनंद यादव अपनी माँ को कहाँ लेके गया था? ठीक है, तो यहाँ पर दत्ता राव जी के यहाँ पे लेके गया था। नावा सौदल के अगर मार साहब क्या पढ़ाते थे? तो मार साहब जी ना मराठी पढ़ाते थे, मराठी, ठीक है, क्या पढ़ाते थे? मराठी, ठीक है भैया, आया भैया। चलिए, अच्छा, 10वां रस, 10वां रस जो है वो उसको किसको माना गया है? 10वां रस वात्सल्य रस को माना गया है, ध्यान रखना है, ठीक है भैयू। चलिए, जहां अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती है वहां क्या होता है? वहां होता है अर्थ अलंकार। क्या होता है? अर्थ अलंकार। जहां जहां शब्द के से काव्य की शोभा बढ़ती है वहां होता है शब्द अलंकार, ध्यान रहेगा भैया, पक्का पक्का करके आना बेटा। और हिंदी के पेपर में आपको अच्छा स्कोर करना है, ये लास्ट पेपर, और लास्ट पेपर में अपनी तरफ से कोई कमी मत रखो। देखिए, मंजिल मिले या ना मिले वो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें, बहुत ही गलत बात है, ठीक है। जो बच्चे अभी थोड़ा सा, ठीक है, अभी सीरियस हुए हैं, देखिए बहुत सारे बच्चे क्या है, अरे हिंदी के पेपर, हिंदी में क्या है, कर लेंगे कर लेंगे, कल करते करते इतने दिन हो गए अब कुछ नहीं करा। तो बेटा एनसीईआरटी कोचिंग का सहारा लो, वास्तविक बता रहा हूं, भगवान कसम कह रहा हूं बेटा, मैंने बहुत ही ज्यादा रिसर्च की है। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं यार असली पेपर नकली पेपर, मैं आपको बहुत ही रिसर्चेबल कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए एक अलग से पीडीएफ और अपलोड कर दिए मैंने, वहां से आप उसको पीडीएफ को भी यहाँ पे यूट्यूब पे भी शेयर करने की कोशिश करूंगा साथ ही साथ, ठीक है। उसको मैंने ऐप के अंदर भी पहले से डाल दिया है, जरूर करना है। बाकी 6 से लगा के 23 तक के क्वेश्चन ऑलरेडी यहीं से फंस जाएंगे, 6 मॉडल पेपर में लिखा पड़ी, गारंटेड कह रहा हूं मैं इस चीज को, ठीक है। आप क्वेश्चन देखो जिसमें समझ में आएगा भी। मेला आंचल उपन्यास के जो लेखक है वो कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु। अच्छा, मेला आंचल क्या है आपका? एक प्रसिद्ध उपन्यास है, ध्यान रखना, इसी में से देखो यहीं पे उत्तर आ जाता है कभी कभी। मेला आंचल क्या है? एक उपन्यास है, ये शब्द को ध्यान रखना है। हो गया, हो गया भैया, ठीक है। अब देखिए, अब है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है रिक्त स्थान। पहला पढ़ते हैं, इसमें क्या दिया गया कि भक्तिन जो है उसका वास्तविक नाम क्या था? तो भक्तिन का जो वास्तविक नाम है वो क्या है? लक्ष्मीन, लक्ष्मी नाम था उसका, लक्ष्मीन, ठीक है। अच्छा, रीतिकाल में वीर रस के जो कवि है वो कौन है? तो भूषण है, बिहारी है, मतीराम है कि गतिराम है, क्या है रे बताओ नमोनोहन, ठीक है, भूषण जी है, ठीक है। अच्छा, कवि जगजीवन का क्या लिए फिरता है? तो भाई साहब जगजीवन का तो वो क्या लिए फिरता? प्यार लिए फिरता क्या है? हाँ तो भोर दुमा में बाहर लिए फिरता वो, हाँ काम खराब है व्हाट्सअप का इसका। हाँ, बिना मुरझाए महकने के माने कौन जाने? जल्दी बोलते जाओ, बिना, ठीक है, बिना मुरझाए महकने के माने कौन ना जाने? जल्दी बोलो, कविता ना जाने। फूल मत लिखना, बहुत सारे बच्चे जो क्या गलती के फूल लिख के आते हैं। देखो इसमें कविता के अनुसार क्या कहना चाह रहा है कवि, कि देखिए फूल जो है वो तो हमेशा सिकुड़ जाता है, मतलब फूल फूल जो है मतलब क्या है, फूल का नष्ट हो जाता है, लेकिन कविता जो है वो आपकी निरंतर चलती जाती है, तो इसलिए यहां से कविता का ऑप्शन राइट रहता है। चलिए, बच्चे जो हैं को नरम दौड़ बनाते हुए दौड़ते हैं, किनको? छतों को नरम बनाते हुए दौड़ते हैं। शब्द युग्म कितने प्रकार का होता है? शब्द युग्म होता है 6 प्रकार का। आगे बढ़े, ठीक है। चलिए, शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कठोर माना जाता है, बिल्कुल सत्य बात है। अच्छा, शिरीष का फूल क्या है रे? है
कहीं है, खाकरा को बोलेंगे आज चल दी होली पे अब जो करो रंग बनाइए। शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा प्रगतिवाद में है। ठीक है, शोषकों के प्रति बेटा यहाँ पर देखो ये सीरीज का फूल जो है बहुत मुलायम माना गया है, ये मैंने गलत बता दिया आपको, ये गलती से वो खाकरा का फूल का लफड़ा में रह गया मैं। शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा प्रगतिवाद में, प्रगतिवाद में कोई विशेषता है क्या ये, तो यहाँ से अपन देखें तो ये बिल्कुल आपका सत्य रहेगा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है हमारा, ना व सोदल के अगर मार साहब क्या पढ़ाने आते थे, कहीं पढ़ाते थे हिंदी नहीं, मराठी पढ़ाते थे, मराठी। अब देखिए यहाँ से अपना क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि वहाँ कारण, जहाँ कारण के बिना कार्य होना पाया जाता है वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है क्या, तो व्यतिरेक अलंकार नहीं होता, वहाँ होता है विभावना अलंकार। तो ये बात होगी आपकी असत्य। ठीक है, असत्य हो गया है, और वहाँ होता है विभावना अलंकार। है शब्दों का कोई भी समूह वाक्य कहलाता है, तो शब्दों का कोई भी समूह जो है वो वाक्य कहलाता है क्या, शब्दों का कोई भी नहीं कहता, सार्थक समूह जो होता है वो कहलाता है। तो ये बात होगी आपकी असत्य, क्योंकि सार्थक समूह कहलाता है, क्या कहलाता है, सार्थक समूह। चौके राख से लिपा गया था, चौका जो है राख से लिपा गया था, बिल्कुल सत्य बात है ये, चौका जो है वो राख से लिपा गया था क्या। तो यहाँ से अपन बात करते हैं आगे, है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें आपकी सही जोड़ी है। देखिए पहला यशोधरा, यशोधरा जो है आपका यहाँ से एक खंड काव्य है। चित्रकार, चित्रकार का हो जाएगा चितेरा। अवधूत, अवधूत किसको कहा गया है आपका, सीरीज के फूलों को। फरीश्वर नाथ रेणु, पहलवान की ढोलक। पहाड़ टूट जाना, मुसीबतें आ जाना। तुलसीदास जी जो है कवितावली के रचनाकार हैं। ठीक है, और आकाश से तारे तोड़ना मतलब असंभव कार्य करना। ठीक है, आकाश से तारे तोड़ लाओगा तुम भैया, ओहो वही नहीं तू कहे तो मैं आकाश का तारा तोड़ लूँ, हाँ तोड़ ली दादा। ठीक है, पहले 12वीं पढ़ ले, ढंग से पास हो जाए अच्छी परसेंटेज से, फिर तोड़ा कर जाए जिंदगी भर। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब एक वाक्य में उत्तर है, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, शब्द गुण होते 3 प्रकार के, 3 प्रकार के, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण, याद रहेगा। चलिए, कवि ने स्लेट पर क्या मलने की बात कही है, तो खड़िया लाल खड़िया चाक, लाल खड़िया चाक। सूरत, सूरत तो है ही नहीं, सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है, सूरज, सूरज का 7वां घोड़ा है ये, तो ये है आपका श्याम मनोहर जोशी, मनोहर। क्रिया विशेषण की विशेषता, क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखिए, तो क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या है, वहाँ शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है, वहाँ शब्द जो क्रिया की विशेषता, विशेषता बताता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। अच्छा, लड़कों की टोली को क्या नाम दिया गया था, क्या नाम दिया गया था भैया, इंद्र सेना, ओ इंद्रिया की सेना होन, इंद्र सेना। छठे में क्या है, इस देह पर गर्व क्यों नहीं करना चाहिए, बताओ क्यों नहीं करना चाहिए, है निपटी नुपटी जाओ, एक कदम सूझी नहीं पड़ेगी, क्योंकि देह क्या है हमारी, देह नश्वर है। चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके रचनाकार कौन है, लो साहब, गजानंद माधव मुक्तिबोध, तो मुक्तिबोध भी लिख दूं या फिर पूरा नाम भी लिख सकते, गजानंद माधव मुक्तिबोध, याद रहेगा। आगे के ये क्वेश्चन जो है इनको अपन एक साथ ही आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ के थ्रू समझा देता हूँ। आपका अगला जो पेपर है सेट बी है, ये सेट बी का आंसर की मैं आपको पूरा तैयार करा देता हूँ 6 से लगा के 23 तक का। ठीक है, धैर्य से शांति से चीज़ों को समझोगे तो पूरी चीज़ें समझ में आएगी। चलिए, नई कविता की प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। तो देखिए, नई कविता में काव्य प्रयोगों में नवीनता देखने को मिलती है। मतलब नई कविता में देखो बेटा, काव्य आपका ऐसे लिखाएगा, ये तो चीज़ों को आप थोड़ा नज़रअंदाज करना है।
ठीक है बेटा। तो चलिए, नई कविता में काव्य प्रयोगों में क्या देखने को मिलती है? नवीनता देखने को मिलती है। इसमें नए और प्रभावशाली बिंबों की खोज करती है। इसमें कवि ने क्या की है? इसमें कवि ने किया है, नए और प्रभावशील बिंबों की खोज करी है। तीसरा है आपका कि नई कविता में व्यक्तिपरक प्रधानताएं रचनाएं होती हैं। नई कविता में कौन सी हुई कि व्यक्तिपरक और प्रधान रचनाएं प्रस्तुत की गई, जिनमें कवि ने व्यक्तिगत अनुभव और भावनाएं व्यक्त की है। इसमें लघु मानववाद, नई कविता में लघु मानववाद को प्रतिष्ठा दी गई है। बस इतना सा कर सकते हैं। कितना करोगे? देखो ध्यान से, काव्यों में नवीनता देखने को मिली, नए बिंबों और प्रभावशाली बिंबों की खोज हुई, व्यक्तिपरक रचनाएं प्रस्तुत की, नई कविता में लघु मानववाद प्रतिष्ठा होती है। बस खत्म। अगला देखते हैं, इसमें अथवा वाला है, रीतिकाल के प्रमुख 2 कवियों के नाम तथा उनकी एक एक रचनाएं लिखिए। तो रीतिकाल के जो 2 प्रमुख कवि है वो कौन है? एक तो बिहारी है और इनकी प्रमुख रचना है बिहारी सस्सई। भूषण है तो इसका रचना क्या है? शिवराज भूषण। याद रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, वो देख रहे हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? संसार में कठिनाइयों के रहते हुए भी खुशी, सुख और खुशी मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है? ठीक है, संसार में कठिनाइयों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है? देखो, सुख दुख समय के अनुसार आते जाते रहते हैं। मनुष्य को दुख से परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुख के बिना सुख की सच्ची अनुभूति नहीं हो सकती। यदि व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं आएगा तो सुख को जानेगा ही नहीं, और सुख ही सुख रहेगा तो दुख को नहीं पहचान पाएगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? वही कह रहा है वो कि सुख और दुख समय के अनुसार आते जाते रहते हैं। मनुष्य को दुख से परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुख के बिना सुख की सच्ची अनुभूति नहीं हो सकती। मन के कष्टों के बीच प्रेम और मस्ती की जो दीवानगी है, उसी के सहारे खुशी से जिया जा सकता है। दिशाओं में मृदंग बजाने का क्या तात्पर्य है? तो दिशाओं में मृदंग बजाने का तात्पर्य क्या है? पतंग उड़ाते हुए बच्चे जब छतों पर दौड़ते हैं, पतंग उड़ाते हुए बच्चे जब छतों पर दौड़ते हैं तो उनके पैरों से निकलने वाली ध्वनि मृदंग जैसे वाद्य यंत्र ध्वनि के समान लगती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो बच्चे चारों दिशाओं में मृदंग बनाकर उसे बाजा बजा रहे हैं। इससे बच्चों की उमंग, उत्साह, आनंद वातावरण का बोध होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है? सांग रूपक अलंकार। देखो, जब किसी पद में उपमान का उपमेय में अंग सहित आरोप किया जाता है। जब किसी पद में उपमान का उपमेय में अंग सहित आरोप किया जाता है, वहाँ सांग रूपक अलंकार होता है। देखो उदाहरण क्या है? बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबी रही, तारा घट उषा नागरी। बीती विभावरी जागरी, ठंडे ठंडे ढा धुन ताल बजती रहती है इसमें। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबी रही, तारा घट उषा नागरी, बीती विभावरी जागरी। चलिए, सोरठा छंद की परिभाषा आपको देनी। देखो, सोरठा छंद आपने पढ़ा होगा, 10th में भी आया है कि ये क्या होता है? अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, अर्ध सममात्रिक छंद है ये, जिसके प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? 13 मात्राएं होती है प्रथम, और कौन से चरण में? तृतीय चरण में। ठीक है, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में। इसको ऐसे लिखना आप हैं। यहाँ एक अर्ध सममात्रिक छंद है जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। 13 मात्राएं होती है। और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इसका उल्टा दोहा है। दोहा में शुरुआत में 11 रहेगी। ठीक हो गया, याद रहेगा। तो यहाँ दोहा चरण का उल्टा होता है। अब देखो इसका उदाहरण क्या है?
कि जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक के करिवर बदन। सुन लो ध्यान से भैया, ये रामचरितमानस में अपन सुंदरकांड स्टार्ट करते हैं, जिसके ये पहला ही कि जो सिमिरत सिद्ध होई गणनायक के करिवर बदन, करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मुँह की ओई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवों सकल कलिमल हरन, जो सिमिरत सिद्ध होई। ठीक है बेटा, एक दो बार पढ़ोगे जब जाके दिमाग में बैठा, ऐसे थोड़ी याद रहेगा। यार पर सुन रहे हो ध्यान से, बोलो मेरे साथ बोलने की कोशिश करो कि जो सिमिरत सिद्ध होई गणनायक करिवर बदन, करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मुँह के होय वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवों सकल कलिमल हरन दहन। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये आपका है सोटा छंद का उदाहरण पढ़ लेना। दो उदाहरण है, दोनों में मतलब दो ही एक ही है वो, तो इसके ये आधा इसके आधे का ये, तो दोनों में से एक कोई सा भी लिख देना है। संकलन त्रयी क्या है? देखो संकलन त्रयी का मतलब तीन रचनाओं या तीन काव्य संग्रह का समूह। जब किसी कवि या साहित्यकार की तीन प्रमुख रचनाएं एक साथ संकलित की जाती है तो उसे संकलन त्रयी कहा जाता है। समझ में आया है? संकलन त्रयी कि संकलन त्रयी क्या है? तीन रचनाओं या काव्यों का समूह। जब किसी कवि साहित्यकार की तीन प्रमुख रचनाएं एक साथ संकलित की जाती है तो उसे संकलन त्रयी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े जी। हो गया आपका आलंबन और उद्दीपन में अंतर। अगला क्वेश्चन देखो, आलंबन और उद्दीपन दोनों में क्या फर्क है? देखो आलंबन जो है जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे आलंबन कहते हैं, और जिसके आलंबन द्वारा उत्पन्न स्थायी भाव को तीव्र करने वाले कारण को अपन उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, आश्रय एवं विषय आलंबन के भेद है, और बाह्य वातावरण और विषय की चेष्टा उद्दीपन के भेद है। आलंबन रस का मुख्य आधार होता है, उद्दीपन भाव को अधिक प्रभावशाली बनाता है। ठीक है, आलंबन के बिना रस की उत्पत्ति संभव नहीं है, उद्दीपन से रस को स्पष्ट प्रकट करता है। कर सकते हैं आलंबन और उद्दीपन में अंतर। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो क्या कह रहा है आपका? रिपोतार्ज। रिपोतार्ज किसे कहते हैं? रिपोतार्ज की विशेषताएं बतानी है। किसी घटना या स्थान का आंखों देखा सजीव वर्णन करना क्या कहलाता है? रिपोतार्ज कहलाता है। किसी भी घटना या स्थान का सजीव वर्णन करते हैं तो उसे कहते हैं रिपोतार्ज। विशेषताएं, रिपोतार्ज वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। रिपोतार्ज किस पर आधारित है? वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। इसमें लेखक प्रत्यक्ष अनुभव झलकता है। भाषा इसमें सरल और प्रभावशाली होती है। घटनाओं का सजीव क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है। इसमें तथ्यात्मकता के भाव के साथ भावनात्मकता भी होती है। लिख लो रिपोतार्ज विशेषता है। अब देखो जीवनी और आत्मकथा में अंतर बहुत ही सिंपल है। जीवनी और आत्मकथा, चलिए अब अपना अगला जो क्वेश्चन है ये है आपका जीवनी और आत्मकथा में अंतर। तो इसको कर लेते हैं। देखो बेटा, जीवनी और आत्मकथा, देखिए जीवनी और आत्मकथा दोनों को ही एक तरह से ये क्या है? बायोग्राफी है। ठीक है, ध्यान रखना है बायोग्राफी है। लेकिन एक ही चीज़ का डिफरेंस है कि ये है आपकी ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, यानी कि जो खुद लिखेगा वो आपका आत्मकथा हो गई है। ये दोनों ही कहानी है, स्टोरी है, व्यक्ति के बारे में बताएंगे, वर्णन होगा। ठीक है, पर एक यदि खुद ने लिखा तो भाई साहब ऑटोबायोग्राफी, और किसी दूसरे लेखक ने लिख दिया तो वो जीवनी हो जाएगी। ठीक है, सिंपल है कि जीवनी जो है किसी व्यक्ति के जीवन के दूसरों के द्वारा लिखी जाती है। मतलब यहाँ दूसरों के द्वारा लिखी जाती है, यहाँ स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। इसमें लेखक के गुणों और दोषों का वर्णन करता है। इसमें लेखक अपने गुणों और दोषों का वर्णन स्वयं
करता है, इसमें मतलब नहीं करता है। दूसरों के दोषों के गुणों का वर्णन बताएगा, इसमें स्वयं के दोषों और गुणों का वर्णन बताएगा। इसमें लेखक अपने स्वयं के विचारों को नहीं दर्शा सकता क्योंकि दूसरे की बात है, और ये में खुद की बात है, बड़ा चढ़ा के दे देगा। ठीक है भैया, ठीक है। इसके बाद में जीवनी जो होगी वो किसी महापुरुष की ही लिखी जाएगी। आत्मकथा, एरो गैरो, नत्थ वगैरह, ठीक है, हाँ सब लिख देंगे भैया। कृष्णपाल सरी का भी लिख मारेगा, कोई दिक्कत नहीं, हमारे गाँव का है कोई सड़ियो खाद। ठीक है, चलो। जीवनी क्या है, किसी महान पुरुष की ही लिखी जाती है, और इसमें लेखक जीवनी किसी महान पुरुष की लिखी जाती है, इसमें लेखक अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकता है। आत्मकथा किसी की भी लिखी जा सकती है। ये देखो, ये पॉइंट इसके साथ है ना, ये है। जीवनी किसी भी महान पुरुष की लिखी जाती है, आत्मकथा किसी भी व्यक्ति की लिखी जा सकती है। हो गया, ये अंतर नीचे है। और जीवनी में प्रामाणिकता आवश्यक है, आत्मकथा पूर्णता स्वतः सत्य है। ठीक है, ये है। हो गया भैया, तो ये अंतर आपको कर लेना है कंप्लीट। जीवनी और आत्मकथा सिंपल सी बात है यार, कि स्टोरी ही है, ये दोनों एक तरह की कहानी ही बताएगा, लेकिन ये किसी दूसरे की है और ये किसी की भी हो तो वो खुद ही लिखेगा। ठीक है, तो ये दूसरों के द्वारा लिखी जाएगी, ये स्वयं के द्वारा लिखी जाएगी। इसमें गुण और दोष जो है दूसरों के बताएंगे, इसमें खुद के बताएंगे। इसमें लेखक अपने विचार प्रकट नहीं कर सकता, इसमें कर सकता है। ये जीवनी महान पुरुष की होती है और आत्मकथा हर किसी की लिख देती है, तो आत्मकथा किसी व्यक्ति की लिखी जा सकती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसको आप थोड़ा सा पढ़ लो ध्यान से। ठीक है भैया, क्या बता रहा है, भक्ति के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती क्यों हो गई। चलिए, क्वेश्चन पढ़ लिया है, भक्ति के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती क्यों हो गई। देखिए, भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती हो गई। क्यों? क्योंकि भक्तिन एक देहाती महिला थी। उसने अब आने के बाद महादेवी वर्मा के स्वभाव, रहन सहन के परिवर्तन आने लगा। लेखिका महादेवी ने लेखिका को गाढ़ी दाल, मोटी रोटी खिला खिलाकर उसके स्वास्थ्य की चिंता की। उसने महादेवी की देहाती भाषा और व्यवहार भी सिखा दिया। मतलब इस प्रकार भक्तिन के प्रभाव से महादेवी वर्मा और अधिक देहाती हो गई। अब क्वेश्चन नंबर जो अथवा है, ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप। लेखक के ये बेटे याद कर सकते हैं आप, पूरी चीज़ें यहीं पे याद थोड़ी होगी। एक साथ क्लास ले रहे हैं तो मैं कंटेंट आपको पूरा प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो लेखक ने सीरीज को कालजयी अवधूत की तरह क्यों माना है। तो लेखक ने सीरीज को कालजयी अवधूत की तरह इसलिए माना क्योंकि अवधूत सन्यासी के समान है। वहाँ विषय वासना से ऊपर उठकर हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। वहाँ कठिन परिस्थितियों में भी जीवन का रस बनाए रखता है। इस प्रकार सीरीज का वृक्ष भयंकर गर्मी और लू आदि से बचकर सरस बनता रहता है। वह मस्त होकर हंसता खिलता रहता है। अभी भी जिन बच्चों ने एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की है, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, मॉडल पेपर आपके वहाँ से नहीं किए हैं अपलोड, आप परचेज आपने तो परचेज कर लो क्योंकि समय कम बचा हुआ है। ठीक है, समय निकलने के बाद में नहीं आएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अभी भले ही लग रहा हो आपको नहीं यार खरीदे, आपको खरीदना नहीं है तो आप ऐप को इंस्टॉल करके रख लो, तैयारी पूरी कर लो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। देखो बेटा, आप कैसे है, हमारे पास इतने संसाधन उपलब्ध नहीं है, छोटे मोटे व्यक्ति हैं अपन, तो अपन ने छोटा सा एक ऐप बनाया है। यदि मान के चलिए उसमें अब 2 से 3 हज़ार बच्चे ही एक साथ जुड़ गए तो अपना ऐप चलना बंद होने की संभावना है। तो आप पहले ही आपका काम करके रख लो, रजिस्ट्रेशन कर लो, ठीक है, लॉगिन करके रख लो, पूरी चीज़ें प्रोसेस पूरी कर लो। आपको लगे अंतरात्मा की नहीं यार आज खरीद ले अपन, खरीद लो। बाकी मैं कहूँगा कि आपको कभी भी यहाँ ये चैनल इतना ट्रस्ट दिला रहा हूँ कि ये चैनल कभी बच्चों के साथ धोखा नहीं करता है। जो भी मॉडल पेपर बता रहा हूँ उसमें से आप समझ सकते हैं कि 90 से 95% उसी में से आपका आने वाला है एग्जाम में पेपर। ठीक है, ऐप के अंदर जो पेपर दिए गए हैं, ठीक है, तो कर लेना है जिन बच्चों ने नहीं किया। बाकी आपकी आगे मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। जितना मुझसे फ्री में बन रहा है मैं फ्री भी मदद कर रहा हूँ, बाकी वहाँ करोगे आपका ही फायदा है। चलिए, निपात शब्द किसे कहते हैं? जब किसी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए, जब कोई बात है उस पर अतिरिक्त भार दिया है तो जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें कहते हैं निपात। जैसे ही, भी, तो, मात्र, केवल, जी, भर, सा आदि वाक्य नया अर्थ और प्रभाव लाते हैं। कैसे? उदाहरण के लिए जैसे ही, क्या हो गया है? ही, राम ही यहाँ काम करेगा,
ए राम ही, हाँ राम ही करेगा, राम ही। तुम आओगे तो मैं भी चलोगा। तो खरीदेगा कि ये खरीदेगा कि भैया तुम्हें भी खरीद लूँगा, ऐसा ये तो प्रभाव है। मतलब तूने खरीद लिया तो मैं भी खरीद लूँगा, ऐसा काम। मुहावरा और लोकोक्ति किसे कहते हैं? उदाहरण सहित देना है आपको। लोकोक्ति क्या है? लोक जीवन के अनुभव से बनी कहावत को लोकोक्ति कहते हैं। लोगों के द्वारा कहा गई उक्ति लोकोक्ति कहलाती है। मुहावरा है जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ से अलग विशेष अर्थ देता है, उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे आंखों का तारा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब ये खुद ही वाक्य एक तरह का, और ये क्या है? वाक्यांश है, रहेगा याद। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है ये कि राम ने अयोध्या आ जाना। तो राम ने अयोध्या आ जाना मतलब राम अयोध्या आ गया, हो गया शायद शुद्ध। ललिता एक फूलों की माला बाजार से लाई। ललिता बाजार से फूलों की एक माला लाई, सही बात है, हो गया। और ये आपका निर्देशानुसार वाक्य में परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 13 में बालक रोकर चुप हो गया, वाक्य संयुक्त वाक्य में बदलना है आपको। मयूर वन में नाचता है। क्या मयूर वन में नाचता है? हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है आपका? देखो ध्यान से, ये जड़ कहानी के प्रमुख पात्र आनंद के स्वभाव की विशेषताएं आपको बतानी है। जड़ कहानी है, उसका पात्र क्या है? आनंद है, और आनंद के स्वभाव की आपको विशेषताएं बतानी है। देखो आनंद के साथ तो आनंद सरल और संवेदनशील स्वभाव का व्यक्ति है। उसमें आत्मसम्मान और मानवीय करुणा का भाव है। वहाँ परिश्रमी और आज्ञापालक है। वहाँ पढ़ने का इच्छुक है। शिरीष का पेड़ कब से कब तक खिलता है? तो शिरीष का पेड़ जो है ग्रीष्म ऋतु से, ठीक है, वो शिरीष का फूल था भादु से, आषाढ़ से भादु तक। ये पेड़ है ग्रीष्म ऋतु से वर्षा ऋतु तक, हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है हमारा? प्रिंट माध्यम की प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। देखो प्रिंट माध्यम लिखित रूप में होता है। प्रिंट माध्यम क्या है आपका? लिखित रूप में होता है, इसीलिए इसे बार बार पढ़ा जा सकता है। यह माध्यम अधिक विश्वसनीय और प्रामाणिक है माना जाता है। यह माध्यम अधिक विश्वसनीय और प्रामाणिक माना जाता है। इसमें समाचारों और विचारों का विस्तृत विवरण हो दिया जाता है। यहाँ लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, कर सकते हैं। नाटक और कहानी लेखन में क्या समानता है? दोनों में कथानक होना आवश्यक है। दोनों में पात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। दोनों में संवाद का प्रयोग किया जाता है। दोनों का उद्देश्य मनोरंजन का संदेश देना होता है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है रघुवीर सहाय और आपका फिराक गोरखपुरी का आपका कवि परिचय, जो कि आप पढ़ोगे, जिसमें आपको याद भी हो जाएगा। सिंपल वे में मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ, हो गया। फिराक गोरखपुरी ये रहा आपके सामने। हे छाप तिलक सब छीन ली रे मोसे, नैना मिलाई के मोसे, ढिंदा, हो गया भैया। क्वेश्चन नंबर 17 में है, तो ये आपके सामने हजारी प्रसाद द्विवेदी और धर्मवीर भारती का साहित्यिक परिचय लिखना है आपको। ये हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और ये हो गया आपका धर्मवीर भारती का। अब भाव पल्लवन करना है। भाव पल्लवन में क्या है कि जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। देखो जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, क्योंकि माँ एवं जन्मभूमि हम पर इतने उपकार करती है कि उनका ऋण हम कभी भी नहीं चुका सकते, ठीक है। यदि मुझे प्रेम के बदले स्वर्ग दिया जाए तो भी मैं लेने से इनकार कर दूंगा, मैं तो ले लूँगा दादा, ठीक है, क्योंकि स्वर्ग का वैभव विलास की मदिरा में डूबने वाला होता है, जबकि प्रेम में व्यक्ति धूप छाँव कंठ करकिना मार्ग पर, ये जो छोड़ देना है, प्रेम में व्यक्ति धूप छाँव मार्ग से चलकर एक नया इंसान बनता है। माँ का ममतत्व वात्सल्य स्वर्ग से बढ़कर है। जन्मभूमि की शीतल छाया में
और इसकी गोद में पलना बढ़ना कर्मभूमि। देखो जननी तो क्या है, माता है, और जन्मभूमि मतलब धरती माँ की बात चल रही है, ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं। ये आपका संवाद लेखन आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आप देख सकते हैं राष्ट्रीय भावना का अपना विशिष्ट स्थान है। आ रही हिमालय की पुकार है, उद की गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार। हो गया भैया, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा, मैं निज नरोदन का राग लिए फिरता हूँ, शीतलवानी में आग लिए फिरता हूँ। हाँ जिस जिस पर भूपो के प्रसाद निछावर, मैं वहाँ खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। हो गया भैया। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के आरोह भाग 2 से संकलित आत्मकथा पाठ से लिया गया है। यहाँ रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। हो गया। प्रसंग में आपके सामने है व्याख्या, जो है व्याख्या ये देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लो, कर लेना कंप्लीट, ठीक है। अभी भी मौका है जिन बच्चों ने ऐप में इंस्टॉल नहीं किया, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यार देखो भैया है ना, अपन छोटे मोटे आदमी 2000 बच्चे भी एक साथ एप्लीकेशन में जुड़ेंगे ना, तो भी अपना एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया जल्दी जल्दी कर लो। अच्छा, मन में शंका ये आएगी कि भैया बंद हो गई तो कभी खरीद लिया तो, भैया वो बात नहीं है, मन नए लोगों का रजिस्टर नहीं होगा, अपने पास लाइसेंस इतने का ही है रे, ठीक है, समझ में आगे बात नहीं आई है। बस जो हो जाएगा हो गया, बाकी तुम बार रास्ता देखते रहना, अब तुमने नहीं किया तो जल्दी जल्दी कर लो, और क्या। क्वेश्चन नंबर 21, हो गया। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, ये क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 तो जैसा कि हर उसमें यही रहेगा आपका, सभी सेटों पेपर में यही है क्वेश्चन पेपर में।